नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे, निदेशक अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है भारत विद्यानुशासन और अनुवाद, यानी इंडोलॉजी एंड ट्रांसलेशन या इंडियन स्टडीज एंड ट्रांसलेशन। ये जो चर्चा का विषय है ये MTT 19 अनुवाद की राजनीति पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है और ये पाठ्यक्रम MA ट्रांसलेशन स्टडीज MA अनुवाद अध्ययन के अंतर्गत आता है। तो चर्चा आरंभ करते हैं। आज की चर्चा का विषय मैं पुनः दोहराता हूँ, पुनः प्रस्तुत करता हूँ। भारत विद्यानुशासन और अनुवाद, इंडियन स्टडीज एंड ट्रांसलेशन या इंडोलॉजी एंड ट्रांसलेशन। और चर्चा के जो प्रमुख बिंदु हैं वे है प्राच्यवाद यानी ओरिएंटलिज्म, भारत विद्यानुशासन जिसको हम इंडोलॉजी और इंडियन स्टडीज दोनों नामों से जानते हैं। इसके अतिरिक्त हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे हैं अंग्रेजी शासन व्यवस्था और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, अंग्रेजी शासन काल में अनुवाद की गतिविधियां, उपनिवेशवाद का प्रभाव यानी कॉलोनियलिज्म का क्या इफेक्ट था, क्या उसके प्रभाव थे, प्रशासन, धर्म प्रचार, भारतीयता के प्रति आग्रह और अनुवाद। ये सभी बिंदु एक दूसरे से कैसे उपनिवेश काल में जुड़े थे और किस रूप में प्रस्तुत होते हैं, यह देखने की कोशिश हम करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो चर्चा आरंभ करते हैं। पहला बिंदु है ओरिएंटलिज्म यानी प्राच्यवाद। जब हम ओरिएंटलिज्म कहते हैं तो उसकी कई व्याख्याएं हैं, किस रूप में उसको समझा गया है। पहले ओरिएंटल क्या था, ओरिएंट कौन थे, ओरिएंटलिस्ट कौन थे, ओरिएंटलिज्म क्या था और बाद में उसके क्या रूप परिवर्तन होते रहे, उसकी व्याख्याएं क्या होती रही। तो पहले जब हम ओरिएंटलिज्म कहते थे यानी कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों ने ये शब्द इजाद किया ओरिएंटलिज्म, यानी वो ओरिएंट कर रहे हैं, आपको उन्मुख कर रहे हैं, आपको आलोकित कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, भारतीय जनमानस से उसको कैसे ओरिएंट किया जाए, ओरिएंट करने की एक जो प्रणाली थी वो ओरिएंटलिज्म कहलाया। लेकिन प्राच्यवाद इसलिए कहा जा रहा है कि एक तरह से ईस्टर्न पर्सपेक्टिव में इसको देखा गया, यानी भारत जो कॉलोनाइज्ड था, जो हम उपनिवेश के रूप में थे, कॉलोनी थी, वहां के लोगों को कैसे अंग्रेज अपने ढंग से ओरिएंट करते थे और उसको ओरिएंटलिज्म का नाम बताया। यानी भारत की विद्या को जो पढ़ाने की, समझने की उनकी दृष्टि या शैली थी वो ओरिएंटलिज्म कहलाती थी। पर इसकी व्याख्या 1978 में पहली बार बहुत अच्छी तरह से विस्तार से एडवर्ड सईद ने प्रस्तुत की अपनी पुस्तक ओरिएंटलिज्म में। और उन्होंने बताया कि ओरिएंटलिज्म असल में वो नहीं है जो अंग्रेज कहते थे, अंग्रेजी शासन प्रणाली समझाने की कोशिश करती थी, जो हमको बताती थी कि आपकी श्रेष्ठता का बोध कराने वाला आपका कुशल शासन तंत्र और आपके ज्ञानवर्धन में संलग्न अंग्रेजी शासन व्यवस्था है, जो कि ये सही नहीं है। तब उन्होंने बताने की कोशिश की कि आखिर ओरिएंटलिज्म क्या है। तो एडवर्ड सईद के मुताबिक, उनके अनुसार जो ओरिएंटलिज्म है वो है ओरिएंटलिज्म इज मोर पर्टिकुलरली वैल्यूएबल एज ए साइन ऑफ यूरोपियन अटलांटिक पावर ओवर द ओरिएंट देन इट इज ए वैलिडिक डिस्कोर्स अबाउट द ओरिएंट। तो अब यह समझने की कोशिश कीजिए कि ओरिएंटलिज्म असल में एक डिस्कोर्स नहीं है। डिस्कोर्स का मतलब विचार विमर्श का, एकेडमिक डिस्कोर्स का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि फिर क्या है, एडवर्ड सईद ने जो बताया वो बिल्कुल सही अपने ढंग से समझने की कोशिश की कि वो एक निहित उद्देश्य से हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, शासन की प्रणाली इस तरह से वो चलाने की कोशिश कर रहे थे। तब उसको स्पष्ट करते हुए एडवर्ड सईद कहते हैं कि ओरिएंटलिज्म इज मोर पर्टिकुलरली वैल्यूएबल एज ए साइन ऑफ यूरोपियन अटलांटिक पावर। तो ये यूरोप अटलांटिक जो सत्ता व्यवस्था थी
उसका एक संकेत है। व्हाट इज ओरिएंटलिज्म? ओरिएंटलिज्म इज ए साइन ऑफ कॉलोनाइजर देन दैट ऑफ ए मैटर ऑफ डिस्कोर्स और एन इश्यू ऑफ एकेडमिक डिस्कोर्स। इसको इस दृष्टि से समझने की, रेखांकित करने की जरूरत है। पुनः उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ओरिएंटलिज्म, जैसा एडवर्ड सईद मानते हैं कि ओरिएंटलिज्म इज मोर पर्टिकुलरली वैल्यूएबल एज ए साइन ऑफ यूरोपियन अटलांटिक पावर। तो यूरोपीय अटलांटिक जो सत्ता है, जो शक्ति केंद्र है, शासन व्यवस्था है, वो एक तरह का उसका संकेत, उसका प्रतीक बन करके वो ज्यादा उभरा है। किसके ऊपर शासन? ओवर द ओरिएंट, यानी वी आर ट्रीटेड एज सब्जेक्ट, हम लोग उनकी प्रजा थे। तो हम लोग जो है पश्चिम के लोग हमारे ऊपर कैसे शासन करते थे, इस दृष्टि से इसको समझने की जरूरत है। तो ओरिएंट पर जो उनका पावर सेंटर था वो कैसे काम करता था, इसका एक इंडिकेशन इससे मिलता है। देन इट इज ए वैलिडिक डिस्कोर्स अबाउट द ओरिएंट, यानी ये ओरिएंट के बारे में, यानी भारतवंशियों के बारे में, भारतीयों के बारे में अकादमिक विमर्श या संवाद या विचार, इन सब का कोई तंत्र नहीं है, कोई विवेचन का तत्व नहीं है। फिर क्या है? फिर ये असल में ये सत्ता व्यवस्था का संकेत है, उसका केंद्र है। एडवर्ड सईद उसकी दूसरी व्याख्या करते हैं उसी पुस्तक ओरिएंटलिज्म में, जो 1978 में आई, जिसमें वो स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश करते हैं कि ओरिएंटलिज्म असल में किस दृष्टि से और कैसे कार्य करता है। तो वो स्पष्ट रूप से जैसे बताते हैं, बिकॉज ऑफ द ओरिएंटलिज्म थ्योरिएंट वाज नॉट and is not a free subject of thought or action। यानी ओरिएंटलिज्म के जो सिद्धांतकार थे उनके अनुसार, अब थ्योरिएंट नहीं, रादर ये टाइपोरर है, बिकॉज ऑफ द ओरिएंटलिज्म द ओरिएंट वाज नॉट एंड इज नॉट ए फ्री सब्जेक्ट ऑफ थॉट और एक्शन। ओरिएंटलिज्म के कारण, यानी प्राच्यवादी शासन व्यवस्था और प्राच्यवादी जो सिद्धांत विमर्श है, उसके कारण ओरिएंट यानी जो प्राच्य जनता है, यानी वी द इंडियंस, हम लोग अभी तक जो है स्वतंत्र विचार या कार्य करने की मानसिकता वाले लोग नहीं रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट रूप से फिर इसकी व्याख्या बहुत जरूरी है। ये पूरी जो 2 वर्षों की हमारी 200 सालों की जो गुलामी थी अंग्रेजी शासन के अधीन, उसके तहत क्या स्थिति हमारी बनी, तो फिर से इसको इलेबोरेट करना जरूरी इसलिए बिकॉज ऑफ द ओरिएंटलिज्म, यानी इस प्राच्यवादी मानसिकता के कारण द ओरिएंट, यानी हम लोग जो सब्जेक्ट थे, वे was not and is not, हम लोग नहीं थे पूर्णतः स्वतंत्र नागरिक, न अपने कार्य के स्तर पर न विचार के स्तर पर। और एडवर्ड सईद तो ये भी मानते हैं कि आज भी हम स्वतंत्र नहीं, भले राजनीतिक पराधीनता हो, लेकिन हम आज भी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। राजनीतिक पराधीनता से हम मुक्त हो गए हैं, कहने को हम संप्रभु हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन उनके अनुसार, और एक हद तक ये सही भी है, कि वी आर नॉट फ्री ऑफ थॉट और एक्शन, हम अपने विचार या कार्यों से स्वतंत्र नहीं। अब वो बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये ओरिएंटलिज्म सत्ता संरचना के तंत्र को कैसे प्रेरित प्रभावित करता है। इसकी व्याख्या तेजस्विनी निरंजना ने विस्तार से की है उनके सूत्र को लेकर के। एक तरह से कहा जाए पारंपरिक शब्दावली में, तो एडवर्ड सईद ने जो भाष्य किया था उसका विवेचन विश्लेषण तेजस्विनी निरंजना ने किया। किसमें किया? साइटिंग ट्रांसलेशन नामक अपनी पुस्तक में। और विस्तार से उन्होंने बताना चाहा कि क्या ओरिएंटलिस्ट डिस्कोर्स था,
कैसे साइटिंग ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेशन को एक तरह से लोकेट करना, उसकी सिचुएशन बनाना, उसकी भूमिका स्पष्ट करना, और वो विस्तार से बताती है कि कैसे अंग्रेजी शासन व्यवस्था अपने निहित स्वार्थों के कारण, धर्म प्रचार के कारण, प्रशासन की सुविधा के कारण और एक तरह से लॉ गिवर बन करके कि हम आपको आपका कानून दे रहे हैं, आपके साथ स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, इन सब को ध्यान में रख करके कार्य चल रहे थे। गणेश देवी, जीएन देवी, गणेश नारायण देवी ने अपनी पुस्तक आफ्टर एमनेसिया यानी जो स्मृति लोप के बाद, उस पुस्तक में विस्तार से बताने की कोशिश की कि क्यों उस समय के जो अनुवाद कार्य हो रहे थे वो किस व्यवस्था से, किस मनोदशा से प्रेरित और प्रभावित होकर के कार्य कर रहे थे। इस ब्यौरे को और हम अगली चर्चाओं में रखेंगे। अभी अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। ओरिएंटलिज्म के तहत सबसे बड़ी बात क्या होती है? इंडोलॉजी या इंडियन स्टडीज। इंडोलॉजी यानी भारत से संबंधित अध्ययन, इंडिया से इंडियोलॉजी उसी से बनता हुआ, यानी भारत विद्या अनुशासन, उसको दूसरे रूप में इंडियन स्टडीज के रूप में भी हम जानते हैं। यानी जो पहले ओरिएंटलिस्ट कार्य करते थे, अब कैसे इंडोलॉजी के माध्यम से उसको समझने की कोशिश की गई है। इंडोलॉजी के 3 रूप हैं, एक ओरिएंटलिस्ट, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव और तीसरा मिशनरी। इन तीनों दृष्टियों से उसकी व्याख्या की जाती है, उसको समझने की कोशिश की जाती है। और जब हम ये सारी चर्चाएं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें अपनी पृष्ठभूमि में वो अंग्रेजी शासन व्यवस्था दिखाई देती है जिसके तहत इन बातों का जिक्र हुआ, न केवल जिक्र हुआ, उसकी व्याख्या हुई और उसकी पुनर्व्याख्या हुई, रिविजिटिंग हो रही है, रीलोकेशन हो रहा है, रीहिस्टोरियोग्राफी हो रही है। ये सारी प्रक्रियाएं जिसके तहत चल रही। तो पहला जो प्राच्यवादी दृष्टिकोण था, जैसे मैंने बताया कि अंग्रेजों ने जिस दृष्टि से इसको प्रस्तुत किया, जैसे उदाहरण के लिए मनुस्मृति का अनुवाद किया गया, रामायण का अनुवाद हुआ, महाभारत का अनुवाद हुआ, गीता का अनुवाद हुआ, और विस्तार से धर्म प्रचार के साथ साथ उन चीजों को बढ़ावा देने की कोशिश की। तो लगा शुरू में कि शायद वो बहुत हितैषी है, लेकिन ये एक तरह से मीठी चूड़ी की भांति कार्य कर रहा है। तो जो प्रशासनिक स्तर पर कार्य हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, उसको समझने की जरूरत है। और ईसाई धर्मोपदेशकों ने और मिशनरीज ने अपने ढंग से इसको संचालित करने की कोशिश की। तो 3 स्तर पर वो काम कर रहे थे। एक तो भारत के अतीत को समझने की कोशिश, दूसरा वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्य प्रणाली उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, यानी अगर जनता की भाषा में संवाद होगा, अगर मान लीजिए कोई जैसे विदेशी आ जाए तो उसको स्थानीय भाषा सीखनी होती है, या हम विदेश में जाए तो हमें वहां की भाषा सीखनी, जाननी, समझनी पड़ती है। तो इस दृष्टि से उसको देखने की, जानने की, समझने की जरूरत है। मिशनरी की क्या भूमिका होती है? मिशनरी 3 स्तर पर कार्य करती है। एक तो धर्म का प्रचार, दूसरा शिक्षा का प्रचार, और तीसरा धर्मांतरण की कोशिश। ये 3 स्तर उनके सक्रिय होते हैं। खास तौर से कोई भी जो धर्म है उसके जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं ये उससे निहित हैं। लेकिन ईसाई धर्मोपदेशकों ने जो उसमें आप कह सकते हैं कि उसके जो प्रीस्ट हैं या नंस हैं, उन्होंने किस दृष्टि से इसको रेखांकित करने की, विस्तृत करने की कोशिश की, उसका स्पष्ट उल्लेख इसमें सामने आता है और बहुत से उदाहरण देखे गए। 1773 में 1773 में इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। ये इतिहास की तरफ मुड़ करके देखने की जरूरत है कि उस समय वॉरेन हेस्टिंग भारत में गवर्नर जनरल थे, और जैसा मैंने बताया कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी, लेकिन पार्लियामेंट भारत में नहीं चलता था। पार्लियामेंट कहाँ था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत से संबंधित कानून बनाए जाते थे। क्यों बनाए जाते थे? कि क्योंकि हम लोग एक तरह से
कॉलोनी थे, हम लोग उनके एक सब्जेक्ट थे, हम लोग उनके अधीन थे, उनके वी वेर रूल्ड बाय द रूलर्स एंड दे वेर ब्रिटिशर्स वेर रूलर. So this is why the act and regulations were made in the British Parliament, and that was led by the Britishers. तो वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का इंडिया रूल, जो ब्रिटिश रूल इंडिया थी, उसका गवर्नर जनरल बनाया गया. उनको जिम्मेदारी दी गई कि भारत की शासन व्यवस्था का देखभाल करें और इसके संचालन के लिए काउंसिल का भी गठन किया गया था. 1773 में ये गतिविधि हुई. एक दूसरी महत्वपूर्ण बात उसी दौर में देखी जाती है. 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन होता है और यही दौर है जब विलियम जोन्स सुप्रीम कोर्ट, उस समय भारत का सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थित था. क्यों स्थित था, आप लोगों को ये परिप्रेक्ष्य पता ही होगा कि कैसे जो है भारत में अंग्रेज सबसे पहले कोलकाता में आए. कोलकाता में क्यों आए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में कोलकाता में उन्होंने की. व्यापार करने के उद्देश्य से आए. धीरे धीरे व्यापारिक प्रगति उन्नति के साथ साथ वो सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर भी अपना ध्यान आकृष्ट करते रहे और सबसे बड़ी बात है कि रियासतों को अपने अधीन ग्रहण करने की कोशिश की और राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की. तो उसी के तहत जगह जगह कई दृष्टियों से विचार होते थे. 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया और 1784 ही वर्ष था जब विलियम जोन्स वहां से आए. 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज का गठन किया गया जिसमें बहुत सी शिक्षा प्रणाली की कोशिश की गई. उसमें उर्दू हिंदी के पढ़ाने के शिक्षक भी हुए. सदल इंशाअल्लाह खां जैसे, लल्लू लाल जैसे शिक्षक उसमें भर्ती किए गए और जो हिंदी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जिसे हम जानते हैं उनके शिक्षक के रूप में आते हैं. यहाँ ध्यान देने योग्य है कि इंडो आर्यन लैंग्वेजेस के रूप में जैसे लैंग्वेज फैमिली की व्याख्या हम करते हैं, विलियम जोन्स ने इसको बताने की कोशिश की थी. तो वो संकल्पना उन्हीं दिनों आई थी और भारत की जो परिकल्पना हो वो उसी परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करनी चाहिए. अगला जो बिंदु है, अंग्रेजी शासन व्यवस्था और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन. ये जो दौर था वो ऐसे मुक्त नहीं था, वो एक दूसरे को प्रेरित प्रभावित करता था. कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था जब आधिपत्य में आई, प्लासी का युद्ध हो जहां कुछ सैनिक युद्ध कर रहे थे और ज्यादातर लोग तमाशा देख रहे थे. अंग्रेजों ने कैसे विस्तार किया इस पर विचार करने की जरूरत है. उसका हम अगर इतिहास का अध्ययन करें, खासतौर से पिछले 200-300 वर्षों पहले के इतिहास का, तो हम जानेंगे कि कैसे 1600 ईस्वी में एक व्यापारी के रूप में, एक कंपनी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापित हुई और वहां से लेकर के कैसे उसका विकास तेजी से होता है. तो जो प्रमुख बिंदु है, प्रस्थान बिंदु, वो ध्यान देने योग्य है. 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया जिसको हम मानते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने इसको कहा कि ये कुछ नहीं, ये सिपाही मूवमेंट है, सिपाही रेबेलियन ने किया था. 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे, स्वयं अंग्रेज थे. कुछ रिफॉर्म और मॉडर्न और मॉडरेट किस्म के लोग थे और उन्होंने स्थापना इसलिए की कि कहा कि एक सेफ्टी वाल्व के रूप में काम करेगा, जो कि बाद में धीरे धीरे एक राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ गया. स्वतंत्रता के बाद भी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में गठित हुआ. जैसा मैंने बताया कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई और इसके संस्थापक स्वयं एक अंग्रेज थे, लेकिन वो थोड़े नम जो है गरम दल के नहीं थे बल्कि नरम दल के, सॉफ्ट थे और उन्होंने सेफ्टी वाल्व के रूप में इसको स्थापित किया. सेफ्टी वाल्व की संकल्पना ये होती है कि अगर बहुत चीज टाइट कर दी जाए तो वो टूट जाती है, तो धीरे धीरे उसके लिए कहीं वैक्यूम होना चाहिए, थोड़ी सी जगह होनी चाहिए. तो ये संगठन इसलिए बनाया गया
कि जिससे लोग अपने विचारों को थोड़ा रखें, थोड़ा निगोशिएशन हो, शासन उनको समझे और धीरे धीरे बीच का रास्ता बने, जिससे बहुत विद्रोह के स्वर एक साथ उभर करके ना आ पाए और समन्वयवादी सोच हुई और इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट की बात की गई कि धीरे 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 वहाँ विचार ऐसा होगा कि एक निगोशिएशन की बात आएगी और फिर कार्य चलेगा। और ये जो दल है बाद में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का प्रतीक बन गया और स्वतंत्रता के बाद एक राजनीतिक दल बन गया। ये बात अलग है कि जब स्वतंत्र हुआ भारत तब उसके जो प्रमुख नेता महात्मा गांधी, उन्होंने कहा कि इसे भारतीय सेवा दल के रूप में, इसे एक सेवा संघ बना दिया जाना चाहिए, ना कि ये एक राजनीतिक पार्टी हो, क्योंकि इसका उद्देश्य पूरा हो गया। पर ये राजनीतिक दल नहीं बनाया गया और उसके बाद उसके नेता नेहरू जी समेत सभी लोग, कई लोग देश के प्रधानमंत्री बने और आज भी वह सत्ता का एक प्रमुख दल है शासन प्रणाली का, बल्कि विपक्ष का मेजर और प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी की भूमिका निभा रहा है। ह्यूम की जो संकल्पना थी, ह्यूम तो उसको एक सेफ्टी वाल्व बनाना चाह रहे थे, लेकिन जब उसमें धीरे धीरे नेताओं का प्रवेश हो गया तो ह्यूम के विचार आदि धीरे धीरे किनारे होने लगे। सबसे पहला बिंदु वहां देखा जाता 1907 में, 1907 में कांग्रेस में जो सूरत में उसका अधिवेशन हुआ, उसकी बैठक हुई, तो कांग्रेस का ही विभाजन कर दिया गया और उसमें स्प्लिट हुई, जिससे कुछ लोग बाहर गए, जिसमें मोतीलाल नेहरू समेत कई नेता समझे जाते हैं और भी कई लोग जो सॉफ्ट लोग हैं, वो सॉफ्ट और हार्ड की भी लड़ाई चलती रही। उस विवेचन में नहीं जाएंगे क्योंकि ये इतिहास का विषय नहीं है, लेकिन मैं संकेत जरूर करना चाहूंगा कि धीरे धीरे कांग्रेस मजबूत होती गई एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में और स्वतंत्रता पाने में उसके लोग सफल हो गए और दूसरे न केवल एक राजनीतिक दल के या संगठन के रूप में उसने देश भर के लोगों को जोड़ा और उसके अलावा दूसरे विचारों के, दूसरी विचारधाराओं के लोगों ने भी आंदोलन किया। तो एक समन्वित प्रयास से, एक सामूहिक चेतना से उसमें अहिंसक आंदोलन भी हुए, हिंसक आंदोलन भी हुए और विभिन्न विचारधाराओं से प्रेरित लोगों ने उस आंदोलन में भाग लिया और देश को स्वतंत्रता मिली। प्रशासन व्यवस्था उस समय कैसी थी, ये देखने की बात है कि उस समय शासन तंत्र जो है एक बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहा था। भारतीय भाषाओं को सीखने की कोशिश चल रही थी और एक तरह से ये प्रणाली थी कि थोड़ा सा पुचकारा जाता था और ऊपर से दंडित करने की व्यवस्था थी। और किस तरह से अगर कहा जाए तो ये प्रणाली काम कर रही थी कि आपके साथ मिलके आपको धोखा भी दिया जाता था, आपके साथ प्यार भी किया जाता था, इस तरह से वह कार्य चल रहा था। धर्म प्रचार की जहां तक स्थिति है कि खासतौर से ईसाई धर्म के प्रचार की भी बातें हुई, लेकिन उसके साथ साथ ये देखा गया कि भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय धर्म का भी पुनरुद्धार और उसमें एक नई जागृति आई, वो देखने की बात है। बैक टू वेदास आदि की चर्चाएं हुई, कई समाज सुधार आंदोलन हुए, उसकी चर्चा हम अगले प्रसंगों में करेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन और अभिग्रहण भी उस दौर में देखा जाने लगा। ये महत्वपूर्ण स्थिति थी, कैसे रिसेप्शन किया जाता है चीजों को, ये समझने की जरूरत है। अंग्रेजी शासन काल में अनुवाद की क्या गतिविधियां थी, कौन कौन से लोग थे, क्या प्रमुख कार्य हुए, तो जैसा मैंने बताया 1884 में विलियम जोन्स आए और भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने और सुप्रीम कोर्ट उस समय कोलकाता में स्थापित था। आज की कोलकाता, उस समय कलकत्ता या कलकत्ता। और वे सुप्रीम कोर्ट जज तो बने, लेकिन उन्होंने अनुवाद कार्य बहुत किए, न केवल किए बल्कि अनुवाद कार्य कराए। उन्होंने रूपरेखा बनाई, जैसे उन्होंने ग्रामर ऑफ तेलंगाना लिखा, उन्होंने जो है पर्शियन ग्रामर की रूपरेखा बनाई, उन्होंने स्वयं रामायण और महाभारत, रामायण के अनुवाद, कुछ रचनाओं के अनुवाद किए, जो खासतौर से मनुस्मृति का अनुवाद किया। और
सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है, उनकी प्रसिद्ध रचना, उनका प्रसिद्ध नाटक है, जिसका शीर्षक है, जो अनुदित शीर्षक है, शकुंतला और फैटल रिंग एंड इंडियन ड्रामा। विल्किंस ने उस दौर में अनुवाद कार्य किए। 1883 में भगवत गीता का अनुवाद किया। उस समय मैक्स मूलर भी भारतीयता से बहुत प्रेरित प्रभावित थे, जर्मन विद्वान, और उन्होंने एक लेख लिखा, इंडिया व्हाट कैन इंडिया टीच अस, भारत से हम क्या सीख सकते हैं, भारत हमें क्या सिखाता है। इस बहुत ही महत्वपूर्ण रचना सामने बन करके आई है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय देवताओं के विषय में कविताएं लिखी, अन्य बातें लिखी, बहुत सकारात्मक टिप्पणियां की, और अनुवाद के माध्यम से भारतीय अतीत का गौरवगान भी हुआ और उसका वास्तविक प्रस्तुतिकरण भी हुआ। ये इसका सकारात्मक पक्ष है, लेकिन उसके साथ साथ उसका अप्रोप्रिएशन हुआ, उसकी मनमानी व्याख्या हुई, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। उस दौर में एक अन्य महत्वपूर्ण बात आई कि उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म का भी प्रभाव देखने को मिलता है। यूटिलिटेरियनिज्म है क्या? मतलब हर चीज की एक उपयोगिता होती है, निष्प्रयोजन कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। और ये जेम्स मिल, जेएस मिल, दो लोगों ने प्रमुखता से इसको उभारा, और इसका जो मूल उद्देश्य था, इसका जो मोटो है, ग्रेटेस्ट गुड टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल, इस दृष्टि से इसको समझने की कोशिश की। प्रशासन, धर्म प्रचार और भारतीयता के प्रति आग्रह और अनुवाद, इसके अंतर्गत हम जो रूल और रूलर की भाषा में प्रशासन कैसे रूलर जो है रूल की भाषा में यानी जन भाषा में संवाद करके और प्रशासन चलाना चाहता है। ईसाई धर्म का प्रचार कैसे हुआ, इस पर भी ध्यान देने की होगी। प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति ग्रंथों के प्रति उनका आग्रह देखा जाने लगा, और अनुवाद के दो स्तर हो गए, एक अप्रोप्रिएशन यानी अपने ढंग से अपने अनुकूल उसकी व्याख्या अनुकूलन, और रिसेप्शन ऑफ आइडियाज और नॉलेज, भारतीय विचार और ज्ञानों का अभिग्रहण अपने दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की। इस दृष्टि से देखा जाए तो एक रोचक अध्ययन का ये विषय है, कैसे अनुवाद उस दौर में अपना कार्य करता है और कैसे उसकी पृष्ठभूमि रही है। आशा है ये सारी चर्चाएं आपके लिए उपयोगी रही होंगी। आपने ध्यानपूर्वक सुना, आपका विशेष रूप से धन्यवाद।